नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं दीपक बघेल। आप है मेरे साथ फिर से ज्योग्राफी का एक चैप्टर पढ़ने के लिए, जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं। साथियों, ये चैप्टर पिछली वीडियो में कुछ अधूरा छूट गया था, जिसे हम पूरा करने के लिए जा रहे हैं। साथियों, आज हम पढ़ने के लिए जाएंगे कि रोपण कृषि हम पढ़ चुके थे, इसके अलावा मिश्रित कृषि पढ़ चुके थे, डेयरी कृषि पढ़ चुके थे और भूमध्य सागर कृषि पढ़ चुके थे, ट्रक कृषि भी हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे इसके आगे का चैप्टर, और आगे आज हमें सबसे पहले पढ़ना है जिसका नाम है आपका कारखाना कृषि। तो कारखाना कृषि क्या होती है, इसके बारे में सुनिए। साथियों, पश्चिमी देशों में जो पशुधन पालन किया जाता है, तो वो पशुधन पालन करने के लिए बने बनाए बाड़े रखते हैं और उन बाड़ों में पशुओं को बंद करके रखते हैं। और पशुओं को उन बाड़ों में रखा जाता है, उन्हें बने बनाए भोजन पर रखा जाता है। यानी कि आपने कभी देखा हो रील्स वगैरह में या फिर कभी किसी मूवी में, तो वो क्या करते हैं, एक मशीन सी होती है जो आती है, सभी पशुओं के लिए चारा डाल के चली जाती है, पानी भर देती है। तो इस तरीके से व्यवस्था करके रखते हैं ये यूरोप में। ठीक है, तो यूरोप एवं अमेरिका में औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन के लिए, ठीक है, उत्पादन कृषि के अलावा कारखाना कृषि भी की जाती है। यानी खेतीबाड़ी के अलावा भी कारखाना कृषि की जाती है, जिसे आप पशुधन पालन कहते हैं वहां पर अमेरिका में। ठीक है, यानी पशुओं को पाला जाता है। और इसमें कैसे पशुओं को पालते हैं? गाय पालते हैं, बैल पालते हैं, कुकुर पालते, तो इन सभी जानवरों को वहां पालते हैं। इन्हें बाड़ों में बने बनाए भोजन पर रखा जाता है, उनकी बीमारियों और प्रजनन पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें भवन निर्माण एवं यंत्र खरीदने, भवन किसके लिए? पशुओं के लिए, जो बाड़े बनाते हैं उसके लिए भवन निर्माण एवं यंत्र खरीद, यंत्र कुछ टाइप के, तो मशीनें खरीदने के लिए, जैसे पशुओं की देखरेख करना, पशु जो दूध देने वाले पशु उनके लिए विशेष प्रकार के यंत्र लेकर के आना। तो ये सभी चीजों के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। इसमें प्रजनन की वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है, यानी कि अच्छी ब्रीड की पशुओं के प्रजनन के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सहकारी कृषि। तो सहकारी कृषि क्या होती है, तो सुनिए जरा। इसमें जब यूरोपीय, जो पूर्वी यूरोपीय देश है, जैसे कि यूक्रेन है आपका, डेनमार्क है, स्वीडन है, जर्मनी है, तो पोलैंड है, तो इन सभी देशों में क्या है कि साथियों की जब खेतीबाड़ी की शुरुआत हुई, खेतीबाड़ी की शुरुआत तो काफी सालों से हो चुकी थी, लेकिन इन देशों ने क्या किया, खेतीबाड़ी से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसानों से कहा कि आप एक संस्था बनाइए और संस्था बना करके अपने खेतों को एकजुट कर लीजिए और उनमें उत्पादन कीजिए। तो जब किसानों का समूह एक संस्था बना करके कृषि में खेत उत्पादन करता है, फसल उत्पादन करता है, तो हम इसे सहकारी कृषि कहते हैं। और सहकारी कृषि की विशेषताएं क्या हैं, उसके बारे में सुनिए। जब किसानों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए अपनी स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बना करके कृषि कार्य संपन्न करते हैं, तो इसे आप सहकारी कृषि कहते हैं। ठीक है, इसमें लोगों के निजी छोटे छोटे फार्म भी होते हैं तथा सहकारी रूप में कृषि की जाती है, यानी मिलकर के कृषि की जाती है। यह संस्था किसानों की सहायता करती है, जैसे उपकरणों को खरीदने में, उत्पादन को बेचने में आदि सभी कार्य करने में। सहकारी आंदोलन एक शताब्दी पहले शुरू हुआ था, जो कि यूरोप में कहा, तो डेनमार्क में, नीदरलैंड में, स्वीडन में और बेल्जियम में तथा इटली में सफलतापूर्वक चला था। अब भाई सबसे ज्यादा सफलता इस सहकारी आंदोलन को कहाँ मिली, तो डेनमार्क में मिली थी। तो एक नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सहकारी आंदोलन को सबसे ज्यादा सफलता कहाँ मिली थी, तो डेनमार्क में मिली थी। ठीक है, आगे पढ़ें। अब है सामूहिक कृषि। सामूहिक कृषि का जन्म या कह सकते शुरुआत, तो इसकी शुरुआत यूएसएसआर में हुई थी, यानी कि जिसे आप सोवियत संघ कहते हैं। तो सोवियत संघ जो था पिछला, आज का जो रूस है, वो पहले एक बड़ा देश हुआ करता था जिसे आप सोवियत संघ कहते थे। तो इस प्रकार की कृषि के उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण पूरे समाज का होता है, यानी पूरा समाज उसको अपने नियंत्रण में रखता है। कृषि का यह प्रकार सोवियत संघ में प्रारंभ हुआ था, जहां इसे कोल खोज के नाम से जाना जाता है। तो एक नंबर के लिए कोल खोज क्या है, आप याद कर लेना।
तो सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोलखाउज के नाम से जाना जाता है। यह नीति कृषि में सुधार तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए अपनाई गई थी। यानी कि कृषि का यह रूप क्यों अपनाया गया था? ताकि किसान फसलों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करे और देश का विकास हो। सभी किसान अपने संसाधन, भूमि, पशु, श्रम को मिलाकर के कृषि करते हैं और यह अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक छोटा सा क्षेत्र अपने नियंत्रण में भी रखते हैं, ताकि उनका दैनिक जरूरतें पूरी हो सके, जैसे फसलें के तौर पर सब्जियां उगाना, फल फूल उगाना आदि। ठीक है, अब हम साथियों पढ़ने के लिए जाएंगे खनन पढ़ें तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अलावा एक और होता है कारखाना कृषि, जैसे हमने पढ़ा था, जिसे हम रैंच कहते हैं। रैंच तो रैंच क्या है, तो आपको बताना रैंच क्या है। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है अभी, रैंच क्या है। तो रैंच में क्या होता है कि बेसिकली अमेरिका जैसे देशों में, उत्तरी अमेरिका में पशुपालन पालन किया जाता है, जिसे आप रैंच कहते हैं। यानी कि एक तरीके से कारखाना कृषि को ही रैंच कहा जाता है। तो कहां कहा जाता है? अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में कारखाना कृषि को रैंच कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे। अब हम पढ़ेंगे खनन क्या है? तो जमीन के नीचे से, यानी धरातल के नीचे से खनिज संसाधनों को प्राप्त करने वाली प्रक्रिया या विधि ही खनन कहलाती है। खनन मतलब होता है खुदाई करके या खोद कर निकालना। तो जब खोद करके निकाला जाता है तब आप उसे खनन कहते हैं। तो धरातल के नीचे के खनिजों को निकालने की विधि या प्रक्रिया ही खनन कहलाती है। खनन की दो विधियां हैं। दो विधियां कौन कौन सी हैं? तो पहली विधि है आपकी धरातलीय खनन और दूसरी है आपकी भूमिगत खनन। धरातलीय खनन को ही आप विवृत खनन भी कहते हैं। विवृत खनन भी कहते हैं और इसे आप कूपकी खनन भी कहते हैं। भूमिगत खनन को कूपकी खनन, यानी ये काफी गहराई तक किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब दोनों में अंतर क्या है इसके बारे में जानते हैं। साथियों, धरातलीय खनन को विपरीत लिखा है यहाँ पर, विवृत आएगा। विवृत खनन भी कहा जाता है। यह खनन धरती की कम गहराई तक किया जाता है। जब धरातल की अधिक गहराई तक खनन कार्य किया जाता है तो आप इसे भूमिगत या कूपकी खनन कहते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर कितना है? तो काफी ज्यादा अंतर है। क्या अंतर है? तो देखिए, भूमिगत धरातलीय खनन में क्या है कि कम गहराई तक खनन किया जाएगा तो अधिक उपकरणों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अधिक उपकरण जैसे मशीनों की, है ना, बिजली की भी कम आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा श्रमिक को भी कम बुलाना पड़ेगा, यानी मजदूरों की भी कम आवश्यकता पड़ेगी। कम गहराई तक खुदाई करेंगे तो फिर कम पूंजी की भी आवश्यकता पड़ेगी, और कम पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी तो उत्पादन भी जल्दी होगा। जबकि ज्यादा गहराई तक नहीं कर रहे हैं खुदाई तो उत्पादन भी जल्दी से होगा। लेकिन इसमें क्या है, भूमिगत खनन में आपको विभिन्न प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी। आपको कुछ चीजें खरीदनी भी पड़ेंगी, जैसे फ्यूल के लिए आपको पेट्रोल लाना पड़ सकता है, बिजली की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके अलावा जब आप देखते हो खनन में, जब एक बड़ी सी खदान होती है तो उसमें से जैसे कोयला खदान से बहुत ज्यादा कोयला ट्रॉलियों में भर के लाया जाता है। ठीक है, छोटी छोटी जो रेलगाड़ियां देखी होंगी आपने, रेलगाड़ियों की तरह होती है ट्रॉली, लंबी सी, वो लेकर के आती है खदान में से। ठीक है, तो इस प्रकार से विशेष प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। अब खनन कार्य में जब कूपकी खनन करते हैं तो काफी गहराई में नीचे जाना पड़ता है, तो ऑक्सीजन मास्क की आवश्यकता पड़ती है ना, श्रमिकों को थोड़ा ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो इन सभी कार्यों में पूंजी भी अधिक लगती है, इसीलिए भूमिगत खनन काफी महंगा पड़ता है और धरातलीय खनन काफी सस्ती तरीका है खनिजों को निकालने का। ठीक है, आगे अब ये इसमें पूछा गया, ये यहाँ पर ये अलग आ गया, यहाँ पर थोड़ा रैंच था, यहाँ पे रैंच यहाँ रैंच जो मैंने अभी पहले बताया था आपको वही दे दिए हैं। तो पशुओं को बड़े बड़े फार्म होते हैं जिसमें पशुओं को व्यापारिक स्तर पर पाला जाता है और प्रजनन पर ध्यान दिया जाता है, तो इसे रैंच कहते हैं अमेरिका में। ठीक है, चलिए आगे। खनन को प्रभावित करने वाले कारक, तो दो प्रमुख कारक इसके खनन को, भौतिक कारक और आर्थिक कारक। इसमें खनिज पदार्थ के आकार, श्रेणी और उपस्थिति की अवस्था को शामिल किया जाता है। यानी कि खनिजों के अधिक गहराई, धातु की कम मात्रा तथा दूरी खनन को व्यय को बढ़ा देती है। यानी कि जब आप
खनिज निकालने के लिए खोद रहे होते हैं, तो खुदाई करते समय आप जब काफी गहराई में पहुंचते हैं, पता चलता है कि खनिज संसाधन बहुत कम मात्रा में है, तो आपकी लागत बढ़ गई, तो आपके लिए क्या है, वो बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है, तो आपका व्यय बढ़ जाता है, आपका खर्चा बढ़ जाता है। ठीक है, जिससे वो महंगे हो जाते हैं खनिज। ठीक, अगला क्या है, आर्थिक कारक। आर्थिक कारकों में क्या है, इसमें खनिजों की मांग तथा तकनीक, इसमें खनिजों की मांग तथा तकनीक और ज्ञान एवं उसके उपयोग तथा यातायात में आने वाला श्रम यानी व्यय शामिल होता है। यानी भाई इसमें आर्थिक कार्यों का मतलब है कि खनिज को निकालने के लिए आपने खर्चा कितना कर दिया। यदि खनिज निकालने के लिए आपने श्रम पर, तकनीक पर और ज्ञान पर और तकनीकी ज्ञान आएगा, तकनीकी ज्ञान पर ज्यादा खर्च कर दिया और पता चला खनिज की जितनी डिमांड थी या जिस प्रकार के खनिज की डिमांड थी वो ना मिले, कहने का मतलब तांबा निकाल रहे तो तांबा उस क्वालिटी का ना मिले, आयरन निकाल रहे तो आयरन उस क्वालिटी का ना मिले, बढ़िया क्वालिटी का, तो वो आपके लिए बहुत महंगा पड़ जाता है। तो ये आपका आर्थिक कारक हो जाता है जो कि आपके व्यय को बढ़ा देता है, फिर खनिज संसाधन काफी महंगे पड़ जाते हैं। ठीक है, आगे। तो साथियों आपका चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें कुछ और अलग से चीजें जानेंगे। जैसे कि साथियों मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि को आप घास के मैदान कहते हो, तो विश्व में घास के मैदान पूछने के लिए आए, ठीक है, या विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि पूछी जाए, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि पूछी जाए, तो आपको बताना क्या है। तो सबसे पहले उत्तरी अमेरिका में, इस वाले एरिया में आप प्रेरीज लिखना, प्रेरीज आएगा 1 नंबर के लिए। ठीक है, मैं वर्ल्ड मैप में आएंगी, आपके वर्ल्ड मैप के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रेरीज कहाँ, उत्तरी अमेरिका में। और फिर ये अर्जेंटीना नाम का एक तो देश है दक्षिण अमेरिका में, ये वाला, तो यहां पर इस तरीके से आएगा, तो इसका नाम आपको लिखना पड़ेगा जिसका नाम है पंपास। तो अर्जेंटीना के पंपास आपको भर के आना पड़ेगा। ठीक है, साउथ अफ्रीका, ये वाला एरिया दक्षिण अफ्रीका का, तो इसमें आपको भरना पड़ेगा वेल्स। ये भी आप घास का मैदान कहते हैं इसे। घास का मैदान क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर घास यानी बड़े पौधे नहीं, बड़े पेड़ नहीं उग सकते, घास उग सकती है आसानी से, यानी फसल की जा सकती है, लेकिन बड़े पौधे जो पेड़ होते हैं बड़े बड़े, नीम के, खजूर के, ये पेड़ लंबे समय तक उस पर टिके नहीं रह सकते क्योंकि मिट्टी की थोड़ी पकड़ कमजोर होती है। आगे ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स आएगा, डाउन्स। और यहीं पर एक देश और है, यहाँ दिखा नहीं रखा है साथियों इसमें, जैसे यहाँ पे एक फैला हुआ देश है छोटा सा है जिसे आप न्यूजीलैंड कहते हैं। तो न्यूजीलैंड में क्या है, कैंटरबरी के मैदान, कैंटरबरी के मैदान। ठीक है, आगे। अब यूरेशिया में, तो ये वाले यूरेशिया के क्षेत्र में आप इसे क्या कहते हैं, स्टेपीज, स्टेपीज कहा जाता है। स्टेपीज घास का मैदान इस तरीके से पूरा फैला हुआ है, ये यूक्रेन वाला पूरे एरिया तक। ठीक है, अब साथियों आपको बताना है कि ब्रेड बास्केट किसे कहते हैं, ब्रेड बास्केट किसे कहते हैं। वर्ल्ड में गेहूं का कटोरा किस देश को कहा जाता है, ठीक है, बताइए आप जब तक, फिर मैं आगे पढ़ता हूं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये सभी समझ में आया हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये हो गया छठा। तो ये 6 आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कि पेपर में आपको इनमें से 2 आएंगे ही आएंगे, आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, वर्ल्ड मैप में। चलिए आगे पढ़े। नहीं पता ब्रेड बास्केट किसे कहते हैं साथियों, यूक्रेन एक छोटा सा देश है यूरोप में, ठीक है, रसिया से बिल्कुल बॉर्डर साझा करता है ये वाला, जिसमें अभी रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है ना, ये वो वाला देश है। ठीक है, इसमें बड़ी मात्रा में गेहूं का उत्पादन किया जाता है, जलवायु कंडीशन बहुत अच्छी होने के कारण गेहूं भी अच्छा उत्पादन होता है, इसीलिए इसको ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे। और इसमें से क्या आएगा वर्ल्ड मैप में, वर्ल्ड मैप में इसके अलावा और भी कई सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। जैसे एक बार मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें पढ़ाया था मैंने आपको चलवासी पशु चारकों के प्रमुख क्षेत्र, चलवासी पशु चारकों के क्षेत्र। तो प्रमुख 3 क्षेत्र है इसका,
पहला क्षेत्र कौन सा है, ये वाला, ये अटलांटिक ओशियन है ना, ये अटलांटिक ओशियन, इसका उत्तर अफ्रीका में, अफ्रीका में उत्तरी अटलांटिक तट, अफ्रीका का उत्तरी अटलांटिक तट तो यही हो गया, तो उत्तरी अटलांटिक तट ये वाला एरिया, ठीक है। तो उत्तरी अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप वाले एरिया से निकल के, तो अरब प्रायद्वीप होते हुए अब ये मध्य चीन, मध्य चीन, ईरान से निकल के मध्य चीन, मध्य चीन और मंगोलिया तक फैला है। पहला क्षेत्र तो इसका ये हो गया। तो आपको ये बताना पड़ेगा भाई, ठीक है, बताना पड़ेगा कि इसका प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से है। तो पहला क्षेत्र ये है जिसे आप क्या कहते हो, जिसे आप पहला क्षेत्र कहते हो, ठीक है, तो चलवासी पशुचारक होगा। दूसरा प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, तो दक्षिणी और पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी और पश्चिमी अफ्रीका ये वाला एरिया, ठीक है, दक्षिणी और पश्चिमी अफ्रीका, और मेडागास्कर द्वीप का ये पूर्वी ये वाला एरिया पश्चिमी, ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर द्वीप, ठीक है, ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। नंबर 2, नंबर 3 कौन सा है, तो नंबर 3 एरिया है आपका ये वाला, ठीक है, यूरेशिया का साइबेरिया वाला ठंडा प्रदेश, जिसे आप यूरेशिया का क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, उत्तरी यूरेशिया ये वाला एरिया आएगा आपका, ठीक है। और इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है वर्ल्ड मैप में इस चैप्टर से, तो इसके अलावा पूछा जा सकता है भोजन संग्रहण के क्षेत्र, भोजन भोजन संग्रहण के क्षेत्र। तो भोजन संग्रहण के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं साथियों, तो 2 प्रमुख क्षेत्र हैं जिन्हें आप उच्च अक्षांश के और निम्न अक्षांश के क्षेत्र कहते हैं। तो उच्च अक्षांश के और निम्न अक्षांश के क्षेत्रों को कैसे बांटें, उच्च अक्षांश, ठीक है, और इधर निम्न अक्षांश, निम्न अक्षांश। तो इनमें आता कौन कौन सा देश है, तो इसमें सबसे पहले आएगा उत्तरी कनाडा, उत्तरी कनाडा, उत्तरी कनाडा कहाँ है, ये रहा, भर दो इसको, ठीक। अब पूछा जाए अगला कि दक्षिणी चिले, तो दक्षिणी चिले कहाँ है, तो ये रहा दक्षिणी चिले, चिले का ये वाला एरिया, ठीक है, दक्षिणी चिले। फिर तीसरा उत्तरी यूरेशिया, और यूरेशिया में कौन सा, तो साइबेरिया वाला क्षेत्र, तो इसे भर दो यहां पर, ये वाला एरिया आएगा बिल्कुल, ठीक है, पूरा इस तरीके से, ठीक है। फिर अगला क्या है, निम्न अक्षांश के क्षेत्र पूछा जाए, तो निम्न अक्षांश के क्षेत्र कौन से होते हैं, तो जहां पर अक्षांशीय विस्तार आपका 0 डिग्री के आसपास होता है, जैसे सबसे पहले अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन, ठीक है। नंबर 2 पर कौन सा है, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, अफ्रीका, और एशिया का आंतरिक भाग दक्षिण पूर्वी एशिया, ये 3 प्रमुख क्षेत्र इसके भी हैं। तो पहला तो ये हो गया अमेजन बेसिन ये वाला एरिया, ठीक है। नंबर 2 पर ये वाला उष्णकटिबंधीय अफ्रीका का ये वाला एरिया, ठीक है, और फिर दक्षिण पूर्वी एशिया, इस तरीके से जाएंगे आगे, ठीक, ये वाले रीजन पूरे, ठीक, इस तरीके से ये हो गया। तो यहां पर भोजन संग्रहण किया जाता था, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़े, चलिए साथियों, अब आपसे कुछ क्वेश्चन हैं जिनको आपको जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन है, इनके कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देने हैं। अगर आपने इस चैप्टर को समझा होगा तो आप बड़ी आसानी से इसके जवाब दे देंगे। तो साथियों तैयारी करना और अच्छे से पढ़ना और इस सभी सवालों के जवाब देना। तो पहला क्वेश्चन आपसे है, उत्तरी अमेरिका में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि को किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है वेट्स, दूसरा है डाउन्स, तीसरा है अमेरिका में प्रेरीज या ओस्टेपीज। बताइए आपको कौन कौन से इसमें आंसर पता है, ठीक है, कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है, ये मैंने सब आपको भी पढ़ाए थे। अगला, सहकारी आंदोलन को सबसे अधिक सफलता कहाँ मिली, 1 नंबर के लिए, ठीक है, बताइए रूस में मिली, डेनमार्क में मिली, जर्मनी में मिली या नीदरलैंड में मिली। आपको इनमें से किस देश में मिली थी वो आपको बताना है, ठीक है। तो ऊपर वाला भी दोनों आपको आंसर देने हैं। एक और क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, अब इसका भी आंसर देना आपको। फेजेंडा क्या है, फेजेंडा क्या है तो आपको बताना है, घास का मैदान है
जनजातीय क्षेत्र है, चाय का बागान है, या फिर कॉफी का बागान है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तीनों क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, ठीक है। एक बार और देख लो, फिर से एक बार और देख लो, ठीक है। ये रहे, ठीक है। इनके आंसर आपको देने हैं। आदिकालीन निर्वाह कृषि को अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है, ये भी एक नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। लादांग कहा जाता है, मिल्पा कहा जाता है, झूमिंग कहा जाता है, प्रेरीज कहा जाता है। बताइए किस नाम से जाना जाता है इसको। इन सभी को आपको अभी कमेंट बॉक्स में लिख करके आंसर भेजने हैं, ठीक है, ठीक है। बाकी के ये कुछ क्वेश्चन जो थे, जैसे कि भोजन संग्रहण का प्रमुख क्षेत्र कौन कौन सा है, तो ठीक है आपको बताना है कि उत्तर पूर्वी एशिया है, मध्य एशिया है, ठीक है, या उत्तर कनाडा है। आपको इनमें से कोई एक चूज करके बताना है कि कौन सा है जहां पर भोजन संग्रहण किया जाता था, जो कि मैंने अभी बताए थे आपको, ठीक है। आदिकालीन निर्वाह कृषि को उत्तरी अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है, वही मैंने अभी क्वेश्चन आपको बताया था, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया है। रोपण कृषि का उदाहरण कौन सा है, इनमें से बताइए रोपण कृषि कौन कौन सी है। चाय, कॉफी, गन्ना, चाय, कॉफी, गेहूं, इनमें से कौन सी रोपण कृषि है। चाय, कॉफी, गन्ना, चाय, गन्ना, जूट, कॉफी, गन्ना, गेहूं, बताइए इनमें से कौन सा है ऑप्शन सही होगा। आपको कमेंट में आंसर करने हैं, ठीक है, आंसर कीजिए। बाकी का चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है आपका ये वाला, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वाला चैप्टर समझ में आया होगा, और मैंने कोशिश की है कि आपको बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर के बारे में पढ़ा सकूं, पढ़ने की कोशिश कर सकें, ठीक है। आपको ये चैप्टर अगर समझ में आया हो और आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए ना, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।